नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण सीखने जा रहे हैं जिसमें मेरा विषय है शब्द भेद। तो आज हम शब्द भेद सीखेंगे। शब्द यानी एक से अधिक अक्षरों के योग से जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही हम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो कुछ वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता है, अर्थात वह सार्थक अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। जैसे गंगा, नयन, पक्षी, पुष्प आदि। बच्चों, शब्दों के चार भेद होते हैं। ये चार भेद चार आधार पर है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के फिर 5 भेद हो जाते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इस तरह 3 भेद रचना के आधार पर हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर अर्थात व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द हैं। फिर विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के भी कई भेद हैं, वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं। पहला है निरर्थक शब्द, दूसरा है सार्थक शब्द। बच्चों, अब हम देखेंगे इस निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं है। सार्थक शब्दों के फिर कई भेद हैं, जिसमें से है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि। बच्चों, अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द मैंने बताया था। तो इस विकारी शब्द के फिर 4 भेद हो जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जबकि अविकारी शब्द जिसे अव्यय भी कहते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर जो तत्सम शब्द है ये क्या है? तत्सम शब्द वास्तविक रूप में देखें तो संस्कृत का वह शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में आ जाता है। जैसे कि विद्या, मृत, रात्रि, सर्प, दुग्ध आदि। इन शब्दों का हम प्रयोग ज्यों का त्यों कर लेते हैं। और तद्भव शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में आते आते बदल जाता है, यानी संस्कृत के शब्दों का जो परिवर्तित रूप हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सर्प शब्द को हम सांप रूप में, कीट शब्द को कीड़ा रूप में, दंत को दांत रूप में, पीत को पीला रूप में। इस तरह से अनेक शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हुए भी हम उसे हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा शब्द जैसे देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द तत्सम या तद्भव न होकर अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि ग्रामीण भाषाओं में जो शब्द बोले जाते हैं वह उतने अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। तो कई बार हम ग्रामीण भाषाओं के शब्दों को यानी ग्रामीण शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। वही ग्रामीण शब्द ही देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे टांग, पेट, लोटा, चूड़ी, पेटी आदि। इसके बाद चौथा भेद है विदेशी शब्द। हम जानते हैं कि विदेशी यानी जो हमारे देश के नहीं हैं। अब हमारे देश के कौन से शब्द नहीं हैं? जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, पुर्तगाल इत्यादि अनेक शब्द हैं जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग में लाते हैं। वास्तविक रूप में ये उन विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों हम अपने हिंदी में प्रयोग में लाते हैं।
इसीलिए इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल जो अंग्रेजी शब्द है, संतरा जो पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जो वास्तविक रूप में जापानी शब्द है, चाय जो चीनी शब्द है, औरत अरबी शब्द है। तो इन शब्दों का प्रयोग हम ज्यों का त्यों अपने हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब बच्चों 5वां शब्द हम देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द यानी दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है, यानी आधा उस एक शब्द में का जो हम विच्छेदन करें तो उस विच्छेदन में एक भाग एक भाषा का होगा और दूसरा भाग दूसरी भाषा का होगा। इसीलिए दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र। अब यहाँ मांग शब्द जो है वह हिंदी का शब्द है और पत्र यह संस्कृत का शब्द है। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द में रेल यह अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। वर्षगांठ। वर्ष यह हिंदी शब्द है और गांठ यह अरबी शब्द है। रेडियो तरंग। रेडियो यह अंग्रेजी शब्द है और तरंग यह संस्कृत शब्द है। तो बच्चों इस तरह जब दो भाषाओं के मेल से कोई तीसरा नया शब्द बनता है वो शब्द ही संकर शब्द कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ पर पहला शब्द आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी वे शब्द जो परंपरा से ही किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त में आ जाते हैं और यदि उनका खंडन हम करें तो उस खंड से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जैसे आदमी, सिंह, चित्र, पशु आदि, ये वे शब्द हैं जो बस परंपरागत तरीके से प्राचीनतम काल से प्रयोग में लाते जा रहे हैं और इसका हम अर्थ देखने की कोशिश नहीं करते हैं। यह नाम क्यों पड़ा हम यह नहीं जानते हैं। बच्चों दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जिनका खंड किया जा सकता है और प्रत्येक खंड सार्थक होता है, उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। साधारण या हम सरल अर्थ देखें तो यौगिक यानी जुड़े हुए शब्द, और जब जुड़े हुए शब्द हैं तो उन्हें तोड़ने पर भी दो शब्द निकलेंगे और दोनों ही शब्दों के अर्थ निकलेंगे। बच्चों जैसे देखो यहाँ है देवालय। देवालय जिसका अर्थ है देव धन आलय, विद्यार्थी विद्या धन अर्थी। तो इस तरह से विद्यार्थी का खंड किया हमने विद्या और अर्थी, यहाँ विद्या शब्द का भी अर्थ निकलता है और अर्थी शब्द का भी अर्थ निकलता है। इस तरह से जब दो शब्दों के योग से कोई शब्द बनता है तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम तीसरा भेद देखेंगे योगरूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक खंडों या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे किसी विशिष्ट अर्थ के बोधक होते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों देखो जैसे कि उदाहरणतया हम कह सकते हैं नीलकंठ। नीलकंठ का हम समास विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ तो भगवान शिव का माना गया है, इसलिए नीलकंठ कहते ही शिव के अर्थ में वह रूढ़ हो गया है। यानी जब भी हम नीलकंठ कहेंगे तो वहां हमारे सामने साक्षात शिव की ही प्रतिमा दिखाई देती है। तो इस तरह से नीलकंठ शब्द शिव के अर्थ में ही रूढ़ हो चुका है। इसी तरह से है हिमालय, यानी हिम अर्थात है बर्फ और आलय यानी घर। तो यहाँ पर हिम अर्थात बर्फ के घर को हम हिमालय नहीं कहते। देखो अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं कि बर्फ, संधि विच्छेद हमने किया हिम धन आलय, और समास विग्रह करते हुए यदि देखें तो हिम अर्थात बर्फ का घर। तो बच्चों यहाँ पर यह हिमालय शब्द बर्फ के घर के लिए नहीं बल्कि एक पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम सब जानते हैं एक पर्वत है जिसे हम हिमालय कहते हैं। तो इस तरह से हिम धन आलय
का अर्थ भले ही बर्फ का घर निकले, लेकिन यह हिमालय शब्द एक पर्वत के लिए रूढ़ हो चुका है। ठीक उसी तरह से जलज शब्द, जलज यानी जल से उत्पन्न होने वाला, जल यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, पानी में जो जन्म लेता है वह। तो बच्चों, पानी में मछली भी जन्म लेती है और शंख भी जन्म लेता है, लेकिन मछली और शंख को हम कभी जलज नहीं कहते हैं। हम सब जानते हुए कि जलज शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए होता है, कमल जो जल में ही जन्म लेता है। तो इस तरह जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसीलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ पर मैंने बताया था 2 शब्द भेद हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। कई बार हम देखते हैं कि एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का प्रयोग हम यूं ही कर देते हैं, जैसे खाना वाना खाया, गाना वाना गाया। तो ये जो वाना है और वाया है, यह शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। दूसरा है सार्थक शब्द, वे शब्द जो अर्थबोधक होते हैं, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि यह शब्द भेद हमें स्पष्ट हो जाए। तो बच्चों देखो, सार्थक शब्द में है डंडा, जिसके साथ हम निरर्थक शब्द यूं ही लगा देते हैं वंडा, डंडा वंडा। खाना सार्थक के साथ निरर्थक वाना लगाते हैं। पानी वानी, नाश्ता वास्ता, चाट वाट आदि। बच्चों, भले ही निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग जब हम सार्थक शब्दों की तरह करते हैं तो वे भी सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है। बच्चों, यह जो खटखट है तो यह निरर्थक शब्द, लेकिन इस खटखट का अर्थ होता है कि कोई दरवाजे को ठोक रहा है। दूसरा है तुम इतना चकचक क्यों करते हो। यहाँ चकचक शब्द जो है वह निरर्थक शब्द है, किंतु चकचक शब्द का प्रयोग इस तरह से किए जाने के कारण स्पष्ट है कि सामने वाला यूं ही बहस कर रहा है। बच्चों, सार्थक शब्द के अनेकों भेद हैं जो हम अपने व्याकरण में पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और भिन्नार्थक शब्द। अब शब्द भेद का अंतिम भेद है प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के फिर 2 भेद हम देख रहे हैं। पहला है विकारी शब्द, यानी जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी परिवर्तन आ जाता है, उन्हें ही विकारी शब्द कहा जाता है। अब ये विकार किन शब्दों में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं, क्योंकि वाक्य के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण, लड़का यदि शब्द है तो बहुवचन होने पर लड़के हो जाता है। उसी तरह से सर्वनाम के रूप में लड़कों ने हो जाता है। फिर वह जो शब्द है वह बहुवचन रूप में वे रूप में प्रयुक्त हो जाता है, अन्य रूप में उन्हें के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से चूंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे संज्ञा, चाहे लिंग हो, वचन हो या काल बदल जाए, किसी भी परिस्थिति में उन शब्दों में बदलाव नहीं आता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा है कि जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन यानी विकार न आए, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है, और इस अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय
और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चारों अविकारी शब्द हैं और इसका उदाहरण है वहां, धीरे धीरे, के भीतर, कभी कभी आदि। देखो बच्चों, जैसे हम कहें कि हवा धीरे धीरे बहती है। अब यह हवा धीरे धीरे बह रही है, लेकिन हवा की जगह यदि हम संज्ञा बदल दें, यानी लड़की कहें, तो लड़की भी धीरे धीरे ही गा रही है या धीरे धीरे चल रही है। या लड़का होगा तो भी वह धीरे धीरे ही चलेगा। तो लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, काल बदल जाए, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होगा और इसीलिए ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, अब इन विकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को, सार्थक शब्दों के अन्य अनेक भेदों को हम अगले नए पाठों में विस्तृत रूप में देखेंगे। फिलहाल आज यहाँ हम अपना पाठ खत्म करते हैं। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आज का यह पाठ शब्दभेद बेहतर तरीके से समझ चुके हो और यदि यह पाठ अच्छी तरह समझ चुके हो तो विश्वास मानो आगे का भी अच्छी तरह से पूरा व्याकरण समझ जाओगे। तो बच्चों, इस पाठ को बार बार देखो, समझो और अपने पास लिख करके ले लो ताकि शब्दभेद बेहतर तरीके से तैयार हो जाए और शब्दभेद के बाद आगे के में जो और व्याकरण पढ़ाने वाली हूं वह भी तुम सब बेहतर तरीके से समझ जाओगे। बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करो। बच्चों, अच्छा लगता है, अपना जो किया गया मेहनत है वह सार्थक लगता है जब तुम लोगों का यह लाइक मिलता है। उससे मुझे भी समझ में आता है कि वीडियो तुम सबों को समझ में आया है, पसंद आया है। अन्यथा किसी बदलाव की आवश्यकता हो तो भी मुझे बताओ। धन्यवाद।